हाँ जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों, की हाल है? सब मौज बहार है, कट रही है। मैं आपका दोस्त सी अनुज सिंह तोमर एक बार फिर से हाजिर है बच्चे हम लोग रिवीजन सेशन में। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में हमने कई सारी बातें करी थी कॉस्टिंग से रिलेटेड। जल्दी याद करके बताओ मुझे क्या क्या बातें कर चुके थे हम सर। हम क्या क्या कर चुके थे? पहली बात कर चुके थे, क्या करा था हमने? पहली बात हमने सीवीपी एनालिसिस को याद पढ़ा था, है ना, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। उसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट को सीखा, पीवी रेशियो को सीखा, और बहुत सारे फॉर्मूलेज वगैरह हमने बातें करी। फिर जाते जाते बस उसमें हाँ यही कंप्लीट किया था। आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ, आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अगर मैं लिखूं तो सबसे पहले हम लोग जो बातें करेंगे वो करेंगे की फैक्टर डिसीजन पे। किस पे बातें करने वाले हैं बेटा? की फैक्टर डिसीजंस पे, ठीक है। की फैक्टर डिसीजंस पे ठंड में हाथ नहीं चलते एक तो, ठीक है। हाँ जी, दूसरी बात क्या करने वाले हैं हम लोग, उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बेटा ये वाली बात आपके लिए नई होने वाली है, ठीक है, आपके लिए नई होने वाली है। ये बात मैंने पहले डिस्कशन में नहीं ली है कभी। ओके, तीसरी बात हम करेंगे मेक और बाय डिसीजन पे, मेक और बाय डिसीजन पे। उसके बाद हम बात करेंगे कि मेक और बाय डिसीजन क्या है, एक्टिविटी बेस्ड डिसीजन या कॉस्टिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ बात करूं तो हम क्या बात करेंगे, हम कहेंगे मिनिमम प्राइस, दैट इज एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑफर, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, ऑफ एन ऑफर, ये बातें करेंगे। और लास्ट में बातें करेंगे शट डाउन पॉइंट के ऊपर। किसके ऊपर? शट डाउन पॉइंट, कि कब हमें बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, वो वाली पॉइंट निकालेंगे। बाकी जो है मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का एक पॉइंट और डिस्कस करना है, लेकिन वो बात मैं अभी नहीं करूंगा, वो आपके साथ कॉस्ट शीट जब डिस्कस करूंगा। इसके अगला लेक्चर जो आएगा उसमें कॉस्ट शीट डिस्कस करेंगे, पहला चैप्टर हमारा कॉस्टिंग का, उसमें साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो जी शुरू करें बिना देरी के साथ। यस सर, बिना देरी के साथ शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपके साथ करने वाला हूं बच्चों, वो क्या होने वाला है, हम करने वाले हैं की फैक्टर डिसीजंस, ठीक है। की फैक्टर डिसीजंस को रिवाइज याद से सुना, ध्यान से सुनना बच्चे। क्या करने वाले हैं, सपोज मैं कहता हूं मेरी कंपनी है एक्स लिमिटेड, और इस कंपनी जो ये कंपनी जो है वो 3 प्रोडक्ट बनाती है, ए बी सी, 3 प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल के लिए, अभी छोड़ दो कॉन्सेप्ट को, अभी मेरी बात सुनो सिंपल। मैंने कहा 3 प्रोडक्ट बनाती है। इसका अगर मैं बात करूं सेल वैल्यू, ए जो बिकता है वो 100 रुपीज में बिकता है पर यूनिट, 100 रुपीज पर यूनिट। बी जो बिकता है वो बिकता है 70 रुपीज पर यूनिट में, और सी जो बिकता है वो बिकता है 50 रुपीज पर यूनिट में। क्लियर है? अगर माइनस करूं वेरिएबल कॉस्ट, इनको बनाने में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आती है, तो यहाँ पर आ गई 70, यहाँ पे आ गई 60, और यहाँ पे आ गई 30। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं तो सारा पर यूनिट, तो इसके बाद जो निकलेगा वो क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताओ 100 रुपए की चीज है, 70 रुपए का खर्चा, तो 30 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमा के दे रही है पर यूनिट। ये कितना कमा के दे रहा है, बी प्रोडक्ट 10 रुपए कमा के दे रहा है हमें बी, और सी कितना दे रहा है, 20 रुपीज पर यूनिट कमा के दे रहा है हमें सी। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, तो आप बोलोगे तीनों बनाने चाहिए। ध्यान से सुनना, तीनों बोलोगे, क्योंकि कमा के तो तीनों ही दे रहे हैं ना मेरे बच्चे। मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तीनों में से कौन सा बनाना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कौन सा बनाना चाहिए, तो तीनों बनाने चाहिए। पहली बात, तीनों बनाने चाहिए। अब अगर मैं बोलूं कि बेटा मेरे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत रिसोर्सेज है, सारी चीजें अवेलेबल है भाई। रिसोर्सेज मतलब मैंने कहा मेरे पास रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, मेरे पास लेबर आवर अवेलेबल है, मेरे पास मशीन आवर अवेलेबल है, मेरे पास प्रोडक्ट की डिमांड अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो मैं इन तीनों प्रोडक्ट को बनाऊंगा, क्योंकि तीनों के तीनों मुझे कुछ ना कुछ कमा के दे रहे हैं, पक्की बात है। लेकिन अगर मैं कहूं कि बच्चे मुझे इनमें से कोई एक बनाना है, इनमें से कोई एक बनाना है, तो आप कहां जाओगे भाई? आप कहोगे सर हम जाएंगे ए की तरफ, दैट इज ए को बनाएंगे। ए को बनाएंगे, क्यों ए को बनाएंगे? क्योंकि ए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा के दे रहा है, पक्की बात है। लेकिन मैं कहता हूं बेटा ध्यान से सुनना, अब मैं कहता हूं मुझे तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट बनाना है। लेकिन इस बार दिक्कत क्या है, इस बार दिक्कत है भैया मेरे पास कुछ रिसोर्सेज लिमिटेड है, मुझे रिसोर्सेज लिमिटेड है। मैंने कहा रिसोर्सेज लिमिटेड क्या है, हो सकता है कि मेरे पास जो रॉ मटेरियल है वो मैं इंपोर्ट करता हूं, और इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस है, मेरे को एक क्वांटिटी, एक लेवल ऑफ क्वांटिटी तक तो मिल जाएगा, उसके बाद मेरे को नहीं मिलेगा, उसके बाद मेरे को ये अवेलेबल नहीं होगा। और तीनों रॉ मटेरियल, मतलब जो रॉ मटेरियल है वो तीनों प्रोडक्ट में यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये सोचूंगा, या मैं बोलूं मेरे पास लेबर आवर्स लिमिटेड है, कि मेरे पास लेबर जो मिलेगी वो इतनी लेबर मिलेगी, और इससे ज्यादा घंटे मेरे से लेबर काम नहीं करके देगी। मेरे पास जो मशीन है, उन मशीन के हिसाब से मैं मशीन को पूरे 24 घंटे भी चलाऊं, तो मेरे पास पूरे महीने में इतने मशीन आवर है, इससे ज्यादा मैं मशीन आवर यूज नहीं कर सकता।
मेरे पास कोई ना कोई रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो उस केस में हम डिसीजन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे नहीं लेते, हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस में लेते हैं। मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल के लिए अगर मेरे पास रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है, रॉ मटेरियल लिमिटिंग फैक्टर है बोले तो की फैक्टर है, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि भाई ये बताओ ए बनाने में कितना रॉ मटेरियल यूज होता है। मैंने कहा जो रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल यूज होता है फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट के लिए जो ए में रॉ मटेरियल यूज होता है वो सपोज यूज होता है 5 केजी। कितना यूज होता है? 5 केजी। पक्की बात है। यहाँ पे यूज होता है 1 केजी, यहाँ पे कितना यूज होता है? 1 केजी। और यहाँ पे यूज होता है सपोज यहाँ पे यूज होता है दैट इज 10 केजी। कितना यूज होता है? 10 केजी। दैट इज एक यूनिट ए बनाने में 5 केजी रॉ मटेरियल यूज हो जाता है। यहाँ पर बी बनाने में 1 केजी यूज होता है और सी बनाने में 10 केजी। तो मैं निकालूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर। की फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल। पी फैक्टर क्या है? रॉ मटेरियल। तो 30 रुपए एक यूनिट कमा के देता है, और एक अगर मैं 1 केजी पे निकालू तो 30 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज आप बोलोगे ये ए ये बी, तो आप बोलोगे ए डिवाइडेड बाय बी, तो इसका मतलब कितना आएगा? 6 रुपीज पर केजी। 6 रुपीज पर केजी। 1 केजी रॉ मटेरियल यूज करूं तो 6 रुपए कमा के मिलता है। इसकी बात तो 10 रुपए पर केजी। इसकी बात करूं तो 2 रुपए पर केजी। अब मुझे बताओ बेटा, मेरे पास सिर्फ 10,000 केजी अवेलेबल है, 10,000 केजी अवेलेबल है। मैं कहां यूज करूं इस 10,000 का? ए में यूज करूं, बी में यूज करूं, सी में यूज करूं? बताओ मेरे बच्चों, बोलो जल्दी से। आप बोलोगे अगर ए में, तो सर ए एक यूनिट तो 30 रुपए कमा के देता है, पर 1 केजी पर सिर्फ 6 रुपए कमा के दे रहा है, जबकि बी कितना कमा के दे रहा है? 1 केजी पे 10 रुपए। क्लियर है? मतलब 10,000 केजी में वो 10,000 यूनिट बन जाएगा। अगर मैं आपको चेक कराऊं तो कितना कमा के देगा? मैं बोलूंगा यहाँ पर कहीं ना कहीं 10,000 केजी में 10,000 बन जाएगा, और एक यूनिट में मुझे 10 रुपए का कंट्रीब्यूशन, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुझे यहाँ पर हो रहा है। तो मैं बोलूंगा फर्स्ट, मुझे अगर सबसे एक सिलेक्ट करना होगा तो मैं इस पे जाऊंगा, फिर 2 सिलेक्ट करने होंगे तो इस पे जाऊंगा, और थर्ड सिलेक्ट करना होगा तो इस पे जाऊंगा। मतलब रैंक अगर मैं दूं तो रैंकिंग के नाम पर सबसे पहले प्रोडक्ट क्या बनेगा? बी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? बी। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, सारी चीजें अवेलेबल है, तो हम डिसीजन लेते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो सारे, और अगर कोई एक सिलेक्ट करना है तो रैंकिंग के हिसाब से, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से रैंकिंग दे देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज लिमिटेड है तो हम डिसीजन उस रिसोर्स के बेसिस पे लेते हैं। उस रिसोर्सेज के बेसिस पे लेने का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर रिसोर्सेज पर लिमिटिंग फैक्टर ले लेंगे, और जो भी उसमें मुझे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगा पर लिमिटिंग फैक्टर, उसको मैं सबसे ज्यादा रैंकिंग दूंगा, देन उसके बाद लो रैंकिंग देता जाऊंगा। क्लियर है? पक्की बात है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। और सर क्या क्या रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं? तो अगर मैं आपको बोलूं तो मेरे सामने पता है क्या क्या रिसोर्सेज लिमिटेड हो सकते हैं? हम बोलेंगे, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी। हम्म 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 हम्म। अगर मैं बोलूं बेटा रिसोर्सेज, तो आप बोलोगे रिसोर्सेज क्या क्या लिमिटेड हो सकते हैं? अगर रिसोर्सेज लिमिटेड बोल सकता हूँ तो बेटा हम बोलेंगे हो सकता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल रिसोर्सेज लिमिटेड हो, रॉ मटेरियल लिमिटेड हो। अगर रॉ मटेरियल लिमिटेड होगा तो हम डिसीजन क्या लेंगे? डिसीजन बेसिस क्या होगा हमारा? डिसीजन बेसिस क्या होगा बेटा? डिसीजन बेसिस जो होगा वो होगा कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर बोले तो पर रॉ मटेरियल, केजी में, केजी लीटर में, लीटर वट एवर जिसमें भी होगा उसमें लेंगे। अगर मैं कहता हूं भैया मेरे पास लेबर आवर, मेरे पास लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है, तो फिर उस केस में डिसीजन किस में निकलेगा? कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर्स। ठीक है? अगर मैं कहता हूं मेरे पास मशीन आवर्स लिमिटेड है, अगर मेरे पास मशीन आवर्स लिमिटेड है, तो कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्ट, मतलब दैट इज डिसीजन लिया जाएगा। अगर मैं बोलता हूं मेरे पास सेल्स, बेटा ध्यान से देखना, सेल्स क्वांटिटी लिमिटेड है, मतलब कहीं ना कहीं डिमांड लिमिटेड है। क्या लिमिटेड है? डिमांड। मेरे पास कस्टमर जो खड़े हैं वो लिमिटिंग डिमांड के लिए खड़े हैं कि भैया हमें इससे ज्यादा चाहिए नहीं, तो फिर क्या आएगा? फिर आएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कि भैया यूनिट तो बिक सकते हैं लेकिन लिमिटिंग बिक सकते हैं, तो मैं उन यूनिट को सबसे ज्यादा बेचूंगा जिन पे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूं। और अगर बेटा सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, वैल्यू बोले तो रुपीज में अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो कंट्रीब्यूशन पर सेल वैल्यू आएगा, पर सेल वैल्यू आ जाएगा मेरा। ठीक है? ये आपके रिसोर्सेज लिमिटिंग हो सकते हैं, और अगर ये रिसोर्सेज लिमिटेड ना, इनके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाएंगे, इनके बेसिस पे रैंकिंग की जाएगी।
पक्की बात है? यस सर। अब मैं आपको इसमें से एक एग्जाम आपके 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 ही मॉड्यूल का एक क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे मूव करेंगे। बस छोटा सा टॉपिक था, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर। बिल्कुल सर। तो मैं शुरू करता हूँ आपके मॉड्यूल का टॉपिक अगर मैं करूँ तो क्वेश्चन हैगा यहाँ पर जो इसी टॉपिक से है, विच इज लिमिटिंग फैक्टर में ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ना मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है सर, हमें ना थोड़ा सा इसको जूम करो। हाँ जी, पढ़ना। कह रहा द फॉलोइंग डेटा इज गिवन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? कह रहा फॉलोइंग डेटा इज गिवन। कंपनी के पास 3 प्रोडक्ट हैं, सॉरी 3 के हैं, 3 है, 2 है, 2 प्रोडक्ट हैं। एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। आपको कुछ खर्चों की डिटेल दी है। कह रहा है मटेरियल का खर्चा 24 रुपए है, 14 रुपए है। लेबर आवर 3 रुपीज पर घंटा, 3 रुपए पर आवर जो हम लेबर को दे रहे हैं, और टोटल कितने 6 रुपए का खर्चा आ रहा है। तो आप बता सकते हो कितने घंटे लग रहे हैं? अगर 3 रुपए पर घंटे ले रहे हैं और टोटल प्रोडक्ट ए पे 6 रुपए का खर्चा हो रहा है पर यूनिट पे, तो 2 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। अगर 9 रुपीज की बात करूं तो 3 रुपए पर घंटे है, तो यहाँ पे टोटल 9 रुपए एक यूनिट बनने में लग रहे हैं। तो इसका मतलब 3 घंटे एक यूनिट बनने में लग रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड 4 रुपए पर घंटे दे रहे हैं, 8 रुपए लग रहे हैं, तो 2 घंटे यहाँ पे लग रहे हैं कहीं ना कहीं एक यूनिट बनने में। और वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पर भी कितने लग रहे हैं? 3 घंटे लग रहे हैं, तभी ये कितना हो गया? दैट इज 12 हो गया। सेलिंग प्राइस दोनों का 1000 और 110 बताया। स्टैंडर्ड टाइम खुद बता दिया क्वेश्चन ने कि हमें कहीं ना कहीं ए बनाने में 2 घंटे लगते हैं और बी बनाने में 3 घंटे लगते हैं। उस हिसाब से हमने लेबर और वेरिएबल ओवरहेड को खर्चा पे किया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ। क्वेश्चन कहता है स्टेट द प्रोडक्ट, स्टेट विच प्रोडक्ट वुड यू रिकमेंड टू मैन्युफैक्चर। कहता है दोनों में से वो बताइए जो आप रिकमेंड करोगे, मतलब जिसकी हायर रैंकिंग होगी फर्स्ट, उसको हम रिकमेंड करेंगे अगर लेबर टाइम इज की फैक्टर या सेल वैल्यू इज की फैक्टर। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे बेटा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। सर डिसीजन तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर में लेना है, बट बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ही तो निकालोगे। तो आप कैसे करोगे सॉल्यूशन? अगर मैं करूं तो आपके सॉल्यूशन नंबर है 5th आपके मॉड्यूल का है। आप बोलोगे ए बी, 2 प्रोडक्ट है, सबसे पहले लिखोगे सेल वैल्यू। सेल वैल्यू के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो सेल वैल्यू पर यूनिट जो है वो कितनी कितनी है बेटा? 100 रुपीज एंड 110, 100 रुपीज और 110। क्लियर है? माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से अगर हम जाएं तो डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ है, ठीक है, और वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं। खर्चा अपने आप को दिया हुआ है, बताओ कितना कितना? 24 रुपीज मटेरियल का, 6 रुपीज यहाँ पर और 8 रुपीज यहाँ पे। इधर आ जाओ तो 14 रुपीज बी पे, उसके बाद 9 रुपीज यहाँ लेबर का और 12 रुपीज यहाँ पर। तो टोटल हो गया अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बताओ कितना आ जाएगा? अगर 30 में 38 गया तो ये आ गया 62। ठीक है, कितना आ गया? 62। और मैं फोन यूज कर लेता हूँ। 14 जल्दी से करते हैं सर, बताओ हमें। तो 14 प्लस 9 प्लस 12 माइनस 110, तो ये आ गया 75 रुपीज, 75। बट क्या मैं इसके बेसिस पे डिसीजन ले सकता हूँ? अगर सेल्स क्वांटिटी लिमिटिंग फैक्टर होती तो कंट्रीब्यूशन ले लेता, या कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता तो यही डिसीजन होता, बी इज बेस्ट। लेकिन इस बार क्या है? केस नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो केस नंबर फर्स्ट आप बोलोगे, आप कहोगे सर केस नंबर फर्स्ट, इसके अकॉर्डिंगली लेबर आवर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है, लेबर आवर लिमिटिंग फैक्टर है। तो बताओ लेबर आवर पर यूनिट कितना लग रहा है? पर यूनिट ए को बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं और बी को बनाने में 3 घंटे लग रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि सर मुझे 2 घंटे और 3 घंटे लग रहे हैं, तो आप बोलोगे सर हमें कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर बताइए, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। तो 62 रुपीज पर यूनिट कमा रहे हैं और 1 यूनिट बनाने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना लग गया? 31 रुपीज पर आवर, 31 रुपए पर आवर कमा के दे रहा है मुझे। अगर 2 घंटे में 62 रुपीज कमा रहे हैं तो 1 घंटे में कितना कमा रहे हैं? 31। यहाँ पे कितना कमा रहे हैं? 75 डिवाइडेड बाय 5, तो मैं कह सकता हूँ 25 रुपीज पर आवर। अब बताओ अगर आपको रैंकिंग देनी हो तो रैंकिंग क्या करोगे? आप कहोगे सबसे पहले चूज करेंगे फर्स्ट ये एंड देन चूज करेंगे सेकंड
ये कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत बोलो जल्दी से, बोलो ना बेटा ना। अगर मैं कहता हूं नहीं, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्वेश्चन ने बोला है, केस नंबर 2 कह रहा है सेल वैल्यू इज लिमिटिंग फैक्टर। सेल वैल्यू अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो सेल वैल्यू के हिसाब से लिमिटिंग फैक्टर बताओ। सेल वैल्यू पर यूनिट, एक यूनिट कितने रुपए में बेच रहा हूँ बेटा, एक यूनिट बेच रहा हूँ 100 रुपए में, एक यूनिट कितने बता रहा हूँ 100 रुपए में, और बी का एक यूनिट बेच रहा हूँ 110 रुपए में। तो पर रुपीज अगर निकालो तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या निकालेंगे, हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन पर सेल प्राइस, सेल वैल्यू दैट इज, तो बताओ कितना, आप बोलोगे 62 बेटा, ये है ना, इसको डिवाइड करना है 62, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो 62 डिवाइडेड बाय 100, 62 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका मतलब 0.62 पैसा पर रुपीज ऑफ एक रुपए के, मतलब एक रुपए पे कहीं ना कहीं 62 रुपीज कमा के मिल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 75 रुपीज कमा रहे हैं अगर 110 रुपए पे, तो डिवाइड करके कितना आएगा अगर मैं इसे करूँ तो 75 डिवाइडेड बाय 110, 75 डिवाइडेड बाय 110, तो ये आ गया 0.68 अप्रोक्स पैसा पर रुपीज। इसका मतलब इसके हिसाब से रैंकिंग क्या, अगर मैं सेल प्राइस के हिसाब से रैंकिंग पे जाऊं तो मेरे को लगता है फर्स्ट रैंकिंग पे ये आएगा, सेकंड पे ये आएगा, दैट इज चूज हम ये करेंगे पहले में, और इसमें यहाँ पे ये चूज करेंगे, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के आपको जो भी लिमिटिंग फैक्टर है उसका बेसिस डिवाइड कर दो, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आएगा, और उसके बेसिस पे क्या लेना है, डिसीजन लेना है। हाँ जी, तो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे रिवाइज करा दिया। अगर इसमें किसी बच्चे को दिक्कत है, बुक से क्वेश्चन करना, बुक से क्वेश्चन करना, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चले हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि कई सारे टॉपिक खत्म करने हैं। यस सर, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं बेटा जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच इज टोटली न्यू फॉर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, आपके लिए टोटली नया है, ध्यान सुनना मेरी बात। सर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सीए या सीएमए लेवल पे ये पूरा का पूरा चैप्टर हुआ करता है, ठीक है, लेकिन आपके में सिर्फ कॉन्सेप्ट डाला है इन्होंने, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चंस भी करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, पर ज्यादा डिटेल्ड नहीं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट इज थोड़ा सा डिटेल नहीं, पर मैं पूरा पूरा आप कोशिश करूंगा कि आपको हर चीज बात समझ आए, ठीक है, जितनी आपको समझ आनी चाहिए। ओके सर, अगर मैं आपको बोलूं तो आप मुझे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दो पहले। अभी हमें कॉस्ट शीट पढ़नी है, कॉस्ट शीट पढ़नी है, बट उसमें याद करो हम कॉस्ट को कई तरीके से डिवाइड करते हैं। जैसे वेरिएबिलिटी के हिसाब से हमने डिवाइड किया कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, ऐसे ही कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट दो तरीके से। एक बोलते हैं दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट, एक क्या बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। अभी पहले इस पे नहीं, अभी पहले मैं नॉर्मल चीजें बताऊंगा, पहले रेडी करूंगा ना, बेस तैयार करूंगा। डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्लियर है? यस सर। डायरेक्ट कॉस्ट में भी तीन कॉस्ट आ जाती है। अगर मैं बोलूं तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर है? ऐसे ही इनडायरेक्ट में भी तीन आ जाते हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लियर है? डिटेल बातें करेंगे कॉस्ट शीट में। आपको ये पता है इन तीनों को अगर मैं एक साथ बोलूं तो हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। याद आ रहा है कुछ? यस सर याद आ रहा है। डायरेक्ट खर्चों को अगर ऐड कर दूं तो उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। और इनडायरेक्ट खर्चों या इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल को अगर ऐड कर दूं तो इन्हें बोलते हैं ओवरहेड। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ओवरहेड। बात समझ आ रही है? यस सर, ओवरहेड। पक्की बात है। मैंने अभी जस्ट बीच में लाया कि कॉस्ट दो तरीके की भी होती है ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिन्हें हम प्राइम कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जिन्हें हम ओवरहेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ओवरहेड। अब मेरी बात सुनना, मैंने कहा जब मैं ओवरहेड की बातें करता हूँ, अब मेरे को बात जो यहाँ पे करनी है, यहाँ पे जो मेन मुद्दा होने वाला है वो होने वाला है ओवरहेड। देखो अब मैंने कहा कंपनी एक्स लिमिटेड, अगेन उसके तीन प्रोडक्ट हैं, ए बी सी, तीन प्रोडक्ट हैं। अब जो डायरेक्ट कॉस्ट होगी, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस है, उसका मतलब ही क्या है? वो कॉस्ट विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, विच इज डायरेक्टली रिलेटेबल टू द प्रोडक्ट, जिसे हम प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि भैया ए पर इतना डायरेक्ट मटेरियल का खर्चा हुआ, बी पे इतने की डायरेक्ट मटेरियल का, सी पे इतना, डायरेक्ट लेबर का खर्चा इतना, डायरेक्ट एक्सपेंस इतना, ये सब दो हम प्रोडक्ट से डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कॉस्ट है। तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो सीधा सीधा डिवाइड हो गई होगी, ए पे इतना, बी पे इतना, सी पे इतना। डायरेक्ट लेबर भी सीधा सीधा डिवाइड हो गया होगा क्योंकि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। डायरेक्ट एक्सपेंस भी तीनों ऐड कर दिए होंगे हमने, तो हमारी आ गई होगी प्राइम कॉस्ट, आ गई होगी प्राइम कॉस्ट। बोलो हाँ या ना? यस सर। ठीक है, सुनते रहना बस। अब जो ओवरहेड है बेटा, ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब क्या है? विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेबल,
जैसे कि मशीन पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, फैक्ट्री का रेंट है, सुपरवाइजर की सैलरी है, मेरे डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, क्लीनिंग का खर्चा है। ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो मेरे किसी प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये खर्चे ए के लिए हो रहे हैं, बी के लिए हो रहे हैं, सी के लिए हो रहे हैं, तीनों के लिए हो रहे हैं। ये तीनों के लिए मुझे नहीं पता कि ए बी सी कितना कितना पोर्शन इसमें से लेते हैं, ये खर्चे मुझे टोटल में पता है। तो हम लोग क्या करते थे, अब इन खर्चों को, भैया खर्चे तो खर्चे, इनडायरेक्ट है, ओवरहेड है, ओवरहेड को मुझे इन पे डिवाइड करना होता था। मैं डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक कहीं ना कहीं पॉइंट इज वही बोले, एक बीच का रास्ता निकाल के उनको एक ट्रेडिशनल तरीके से इन्हें डिवाइड करता था, अपोर्शन करता था ऑन दी प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ट्रेडिशनल तरीका क्या था, ट्रेडिशनल तरीका क्या है, ट्रेडिशनल तरीका था कि ट्रेडिशनल अप्रोच थी कि ओवरहेड को, मेरी प्रॉब्लम समझ रहे हो, धीरे धीरे मैं प्रॉब्लम डिस्कस करते जा रहा हूं। मैंने कहा भैया दो तरीके की कॉस्ट, डायरेक्ट तो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेबल है, तो सीधा कनेक्ट हो गया प्रोडक्ट से। इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड है, जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो जिन्हें हम ओवरहेड बोलते हैं, ओवरहेड को हम डायरेक्टली प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन डिवाइड करना है, प्रोडक्ट पे चार्ज करना है, तो कैसे चार्ज करें। तो उसके लिए एक तरीका ये निकाला, ट्रेडिशनल तरीका क्या था, ट्रेडिशनल तरीका क्या था कि भैया आपको ये नहीं पता कि प्रोडक्ट का खर्चा कितना है, पर टोटल पता है, हाँ टोटल पता है, डायरेक्टर की रेम्युनरेशन उठा ली, मशीन का खर्चा, डेप्रिसिएशन उठा लिया, रेंट उठा लिया, इलेक्ट्रिसिटी उठा लिया, जो भी खर्चा है जो टोटल में हो रहा है, जिसको डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करे, वो टोटल ओवरहेड हो गए, टोटल ओवरहेड उन्हें लिख लिया। टोटल ओवरहेड के किसी भी एक बेसिस उठा लिया अपनी मर्जी से, कंपनी को जो बेस्ट लगता है वो, कंपनी ने मशीन आवर के हिसाब से डिवाइड, कंपनी को लगा कि ए बी सी तीनों पे जितनी मशीन आवर, सपोज ए पे 10,000 घंटे यूज हुए मशीन आवर के, ठीक है, बी पे 15,000 यूज हुए, सी पे 5,000 यूज हुए, टोटल यूज कितने हुए, टोटल यूज कितने हुए, 10 15 25 5 30, तो 30,000 मशीन आवर से डिवाइड कर दिया, बोले तो टोटल खर्चा, मैंने कहा कंपनी का सपोज 9 लाख रुपए, टोटल खर्चा कितना, 9 लाख रुपए हुआ है इनडायरेक्टली। ठीक है, और आपने बस बेसिस ले लिया, जो भी आपको ठीक लगता है कि ना ज्यादातर मेरा काम मशीन से ही होता है, तो मैंने ओवरऑल सारे खर्चों को मशीन आवर पे डिवाइड किया 30,000 आवर से, तो मेरा एक आ गया 30 रुपए पर मशीन आवर, और इसी को डिवाइड कर दिया कि भैया अगर 30 रुपए पर मशीन आवर है, मल्टीप्लाई बाय 10,000 घंटे, दैट इज 3 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे, 4.5 लाख रुपए का खर्चा यहाँ पे, और 1.5 लाख का खर्चा वहां पे, 1.5 लाख का खर्चा यहाँ पे। इस तरीके से मैंने अपने ओवरहेड को पुराने जमाने में बांटा करते थे, ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या होता था, ट्रेडिशनल अप्रोच। पर आप मुझे बताओ भाई, कुछ खर्चे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसे लग रहे हैं कि जिनका मशीन आवर से कोई लेना देना ही नहीं है। भाई डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन भी इनडायरेक्ट खर्चा है, उसको भी आप ए बी सी पे डिवाइड करना चाहते हो, बट उसका बेसिस मशीन आवर से क्या लेना देना। क्लियर है, सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठा हुआ, उसका खर्चा एबीसी की मशीन आवर से क्या लेना देना, फैक्ट्री का रेंट का एबीसी के मशीन आवर से क्या लेना देना। बट क्या करें, मजबूरी है, क्या करें, ऑप्शन नहीं है, तो हम एक ऑप्शन चूज कर लेते थे, मशीन आवर भी ले सकते हैं, लेबर आवर भी ले सकते हैं, दैट इज ऑप्शन होते थे हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, पर यूनिट मतलब टोटल यूनिट प्रोडक्शन भी ले सकते हैं, अब्जॉर्प्शन ट्रेडिशनल अप्रोच में ले लेते थे। और इससे पता है हम क्या नाम देते थे, इसे नाम देते थे रिकवरी रेट। क्या देते थे, रिकवरी रेट बोल देते थे, अपॉर्शन रेट बोल देते थे, अब्जॉर्प्शन रेट बोल देते थे, कि भैया इस रेट से हम अपने ओवरहेड को रिकवर करेंगे फ्रॉम दी प्रोडक्ट्स। क्लियर है, बट ये अप्रोच उतना मजेदार नहीं है, उतनी बेस्ट नहीं थी। इस अप्रोच में कुछ गड़बड़े, मतलब कुछ दिक्कतें हैं, जिनको ठीक करा गया किसके अंदर, एबीसी, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को लाया गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को। और उन्होंने क्या बोला, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच को लाया गया, और इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली बात क्या हुई, इस अप्रोच के अकॉर्डिंगली बात हुई कि भैया जो टोटल ओवरहेड हुए हैं 9 लाख के, जो टोटल खर्चे हैं उनका, उनको सीधा मशीन आवर से डिवाइड नहीं करो, उनको आइडेंटिफाई करो, उन खर्चों को आइडेंटिफाई करो कि वो खर्चे किस किस नेचर के हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं। जैसे उसमें सेटअप कॉस्ट भी है, मशीन को सेटअप करने में खर्चा आता है, मशीन का खर्चे, चीजों को, जो मेरे प्रोडक्ट के पार्ट्स हैं उन्हें असेंबल करने में खर्चा होता है, स्टोर करने में खर्चा आता है, इंस्पेक्शन करने में खर्चा आता है, परचेज से रिलेटेड खर्चा आता है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आता है, मार्केटिंग का खर्चा आता है, ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो आते हैं, लेकिन सबको अलग अलग आइडेंटिफाई कर लो। क्लियर है, अलग अलग, टोटल नहीं, इनको टोटल को अलग अलग आइडेंटिफाई करो। क्लियर है, अब खर्चे, जैसे मैंने कहा टोटल ओवरहेड है, सुनते रहना बेटा, बात सुनते रहना, लिंक होती जाएगी बातें, एक बार लास्ट में लिंक करा दूंगा। टोटल ओवरहेड को इन्होंने कहा दो पार्ट में डिवाइड करो, वो ओवरहेड विच इज
related to any activity, which is related to identifiable to any activity, कि भैया ये किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, इंस्पेक्शन की एक्टिविटी का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, मशीन के सेटअप का खर्चा है, असेंबली का खर्चा है, पेंटिंग का खर्चा है, स्टोर का खर्चा है, परचेज से रिलेटेड खर्चा है, जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन पे लगा दो एबीसी कॉस्टिंग, दैट इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच। और अगर बेटा खर्चा आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी एक्टिविटी, विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी एक्टिविटी लाइक फैक्ट्री का रेंट, मशीन पर डेप्रिसिएशन, ये किसी एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो भैया मशीन चलेगी, फैक्ट्री को यूज करोगे तो खर्चा होगा, विच इज नॉट रिलेटेड टू एनी एक्टिविटी। तो उस केस में उस पर आज भी क्या लगाओगे, ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या लगाओगे, ट्रेडिशनल अप्रोच। पहली बात समझ आ रही है, ठीक है। पहले सब पे क्या लगता था, ट्रेडिशनल अप्रोच। अभी क्या बोला कि टोटल ओवरहेड को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो किसी एक्टिविटी से रिलेट करता है तो उस पे लगाएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अप्रोच, और जो किसी एक्टिविटी से नहीं, मतलब दैट इज नॉर्मल है, जनरल है, सबके लिए जनरल है, तो उस पे सीधा ट्रेडिशनल अप्रोच लगा देंगे। अब एबीसी एनालिसिस क्या बोलता है, ध्यान से समझना। मैंने कहा सपोज मैंने अपने टोटल ओवरहेड को डिवाइड किया और उसमें मुझे 3 खर्चे नजर आए, 3 नहीं 4 खर्चे नजर आए। क्या क्या खर्चे नजर आए? मैंने कहा मुझे मशीन को सेटअप करने में कुछ कॉस्ट आती है, हर बार मशीन जब भी सेटअप करता हूं तो उसमें कॉस्ट आती है 2 लाख रुपए की। टोटल खर्चा इतना हुआ सेटअप में, पूरे साल में टोटल खर्चा इतना हुआ। मैंने कहा मशीन के पार्ट, दैट इज कहीं ना कहीं हम पार्ट्स को असेंबल करते हैं, तो असेंबली कॉस्ट आई है 1 लाख रुपए की, असेंबली कॉस्ट आई है 1 लाख रुपए की। मैंने इंस्पेक्शन वगैरह करता हूँ कि ताकि मेरा प्रोडक्ट वगैरह खराब ना हो, जो खराब प्रोडक्ट है उन्हें दूर कर दिया जाए, हटा दिया जाए, डैमेज हटा दिया जाए, तो इसमें खर्चा आ गया 1.5 लाख का, ठीक है। और मैंने कहा कुछ परचेज रिलेटेड खर्चा है, परचेज रिलेटेड खर्चा है, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस है, पीओ वगैरह, परचेज ऑर्डर वगैरह पे खर्चा हो रहा है, ये कितना है 50,000। टोटल खर्चा ऐसा जो आइडेंटिफाई एक्टिविटी से हो गया वो कितना हो गया, 2 3 4, दैट इज 5 लाख रुपीज। बाकी 4 लाख का ट्रेडिशनल लग जाएगा, बाकी 4 लाख आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। क्लियर है? अब पहला तो मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया, पहला स्टेप नंबर वन आइडेंटिफाई करा टोटल ओवरहेड में से वो ओवरहेड जो किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है। उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं ये देखा कि मेरे पास 3 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं नंबर ऑफ सेटअप, मशीन को सेटअप करने में नंबर ऑफ सेटअप, दैट इज एक ए प्रोडक्ट बनाने में मशीन का कितनी बार सेटअप हुआ, तो मुझे पता है मशीन टोटल 15 बार सेटअप की गई ए बनाने में, पूरे महीने में या पूरे साल में जो भी काम कर रहा हूँ, दैट इज ए। बी जो हुई वो 10 बार सेटअप हुई, 10 बार सेटअप की गई, मतलब मशीन को रन करने, सेटअप करने के लिए 15 बार ए के केस में हुआ, ए बनाने के लिए 15 बार सेटअप हुआ, बी बनाने में 10 बार सेटअप हुआ, सी बनाने में सपोज मैंने कहा ये भी कितना हो गया, ये हो गया सपोज ये हो गया 15, अगेन ये भी कितना हो गया 15, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ सेटअप कितने हो गए, 40, टोटल सेटअप कितने हो गए 40। ऐसे ही असेंबली कितने बार, नंबर ऑफ असेंबल कितना हुआ, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितना हुआ, परचेज ऑर्डर कितने पास किए गए, ऐसे करके सारी डिटेल क्वेश्चन में आपको दिया होगा। अब आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, आप कहीं ना कहीं इस 2 लाख के खर्चे को डिवाइड करोगे, 40 से डिवाइड करोगे, 40 से, तो आपका कॉस्ट पर एक्टिविटी आ जाएगा। कॉस्ट क्या आ जाएगा, पर एक्टिविटी। क्लियर है कि 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है अगर 40 बार में, 40 बार में, तो पर एक्टिविटी कितना हुआ है, दैट इज मैं कहूं कि अगर से कहूं तो 5,000 कितना हुआ है, 5,000 पर एक्टिविटी। और 15 बार दैट इज ए के अंदर हुआ है, तो 15 इंटू 5 दैट इज कहीं ना कहीं 75,000 का खर्चा ए पे चार्ज होगा। 10 इंटू 5 50,000 का खर्चा बी पे चार्ज होगा, और 15 इंटू 5 दैट इज अगेन 75 खर्चा सी पे चार्ज होगा। ऐसे ही असेंबली खर्चे को बांटेंगे, ऐसे ही इंस्पेक्शन को बांटेंगे, ऐसे ही परचेज रिलेटेड जो भी खर्चे ओवरहेड को डिवाइड कर देंगे। बोलो ज्यादा बेटर अप्रोच लग रही है, नहीं लग रही है, बोलो ना हाँ या ना। यस सर, बेटर अप्रोच लग रही है। ट्रेडिशनल में सबको एक ही बेसिस पे उठा के बांट दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने कहा उसकी रिलेटेड एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करो और उसके बेसिस पे डिवाइड करो। क्लियर है, उसके बेसिस पे डिवाइड करो। अब इस काम को करने के ना तरीका है, इस काम को करने का तरीका है बेटा, इस काम को करने का तरीका क्या है, हम 2 स्टेटमेंट बनाते हैं, 2 तरीके बनाते हैं। एक तो बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल ड्राइवर, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल ड्राइवर, कॉस्ट पूल ड्राइवर। और एक बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, एक है सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अभी क्या है, नाम क्या है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं एक काम करता हूं,
एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल, एक बुक से ही क्वेश्चन कराता हूँ, बुक से क्वेश्चन कराता हूँ, फिर उससे बातें समझते हैं। अभी क्या क्या बातें कर ली हमने, जल्दी से एक बार रिवाइज करो जल्दी से। हमने इसमें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमने क्या बातें करी, हमने कहा कि सर अगर मेरे पास दो तरीके की कॉस्ट, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में कोई टेंशन नहीं है, इनडायरेक्ट की टेंशन है। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी है वो ओवरहेड बोलते हैं, ओवरहेड को हमें प्रोडक्ट पे डिवाइड करना है, अपोर्शन करना है। पहला तो तरीका है अप्रोच है ट्रेडिशनल अप्रोच, किसी भी बेसिस उठाओ और उस बेसिस पे उठा के डिवाइड कर दो, उस बेसिस पे उठा के डिवाइड कर दो सारे खर्चों को, बिना देखे कि वो खर्चा उनमें से कौन सा किस चीज से रिलेटेड है, कोई नहीं। दूसरा है जो एबीसी कॉस्ट अप्रोच है, वो क्या बोलता है कि भैया टोटल ओवरहेड को कहीं ना कहीं डिवाइड करो दो चीजों में, वो जो एक्टिविटी से अप्रोच हो सकते हैं, एक्टिविटी से रिलेटेड है, लिंक्ड है, वो अलग कर लो। जो किसी भी एक्टिविटी से लिंक नहीं है, रिलेट नहीं है, उन्हें अलग कर लो। जो नहीं लिंक है उन पे ट्रेडिशनल लगा दो, जो लिंक है उनको फिर आइडेंटिफाई करो कि उनकी जो एक्टिविटीज खर्चे क्या क्या है और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज हर प्रोडक्ट पे कितनी कितनी हुई है, ताकि वे टोटल आ जाएंगी। फिर आप एक्टिविटी कॉस्ट को पर एक्टिविटी निकालोगे और फिर एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट को चार्ज कर दोगे टू द प्रोडक्ट। क्लियर है? बस क्लियर। तो पहले के अंदर तो मैं यही निकालने वाला हूँ, पहला अगर स्टेटमेंट बनाओ तो ये स्टेटमेंट के बेसिस पे निकालने वाला हूँ कॉस्ट पर एक्टिविटी। क्या निकालने वाला हूँ? कॉस्ट पर एक्टिविटी। और स्टेटमेंट नंबर में कॉस्ट को चार्ज करने वाला हूँ, कॉस्ट चार्ज टू दी प्रोडक्ट, कॉस्ट चार्ज टू दी प्रोडक्ट। तो बस दो चीजें बनेंगी, पहले हम कॉस्ट पर एक्टिविटी निकालेंगे पहले स्टेटमेंट के अंदर, और दूसरी के अंदर कॉस्ट को चार्ज करेंगे, चार्ज टू द प्रोडक्ट। क्लियर है? चार्ज टू द प्रोडक्ट। ओके, शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लेता हूं और शुरू करते हैं। तो सर कुछ अच्छा सा क्वेश्चन ले लो। यस सर। इतनी थ्योरी व्योरी काम की नहीं है, बस आप नॉर्मल चीजें पढ़ो और एग्जाम में इनमें से है। क्वेश्चन नंबर हाँ जी, क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ना मेरे साथ में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ, कह रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग। पढ़ना बेटा क्वेश्चन। कह रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ एबीसी मैन्युफैक्चरिंग अटेंडेड अ वर्कशॉप ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड वाज इम्प्रेस्ड बाय द रिजल्ट। कह रहा है उन्होंने भैया कहीं ना कहीं अपने वर्कशॉप को अटेंड करा और उन्होंने ये सारी चीजें रिजल्ट देख के देखा। आफ्टर कंसल्टिंग द प्रोडक्शन पर्सनल, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन पर्सनल के साथ उन्होंने कंसल्टिंग करके ही प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन कॉस्ट ड्राइवर। सर कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है बेटा? कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि मैंने जो कॉस्ट आइडेंटिफाई करी, दैट इज इस क्वेश्चन में मैंने सेटअप कॉस्ट करी, तो इसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है? नंबर ऑफ सेटअप। नंबर ऑफ सेट ड्राइवर मतलब किस एक्टिविटी के होने से, किस एक्टिविटी के होने की वजह से, ड्राइव होने की वजह से कॉस्ट हो रही है। ठीक है, मैंने कहा नंबर ऑफ मशीन को सेटअप करने की वजह से सेटअप कॉस्ट ड्राइव हो रही है। क्या हो रही है? तो ये क्या बोला जाएगा? कॉस्ट ड्राइवर। क्या बोला जाएगा? कॉस्ट ड्राइवर। कि भैया बेस क्या है, एक्टिविटी को डिवाइड करने का बेस क्या है, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर। और कितनी बार हो रहा है, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, दैट इज कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम। क्लियर है? तो क्वेश्चन में कह रहा है प्रोडक्ट है, कह रहा है ये इन्फॉर्मेशन मिली है कॉस्ट ड्राइवर के और उनके वॉल्यूम के, ईच ड्राइवर के। प्रोडक्ट कितने? ए बी सी, तीन प्रोडक्ट हैं। यूनिट जो बनाए गए हैं वो कितना, कुछ कुछ इतना इतने इतने गए हैं, 15,000, 10, 25,000, 15,000, 5,000, टोटल बने हैं 45 की। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये तो डायरेक्ट कॉस्ट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। कह रहा है कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम दिया है। ये कुछ कॉस्ट ड्राइवर मतलब बेसिस है, नंबर ऑफ सेटअप, मशीन सेटअप की गई है, मशीन आवर है, डायरेक्ट लेबर आवर है, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन किए गए इतना इतना, ए के ए पर इतना हुआ है, बी पे इतना हुआ है, सी पे ये, और टोटल ये बता रहा है। कह रहा है कॉस्ट अकाउंटेंट आल्सो डिटरमाइन हाउ मच ओवरहेड कॉस्ट वर इनकर्ड इन ईच ऑफ द फोर एक्टिविटी एज फॉलो। कह रहा है इन जो ऊपर चार एक्टिविटी है इनसे रिलेटेड कितना कितना ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चा हुआ है वो भी आइडेंटिफाई करके दिया हुआ है आपको। देखो जल्दी से कितना कितना है। कह रहा मशीन को सेटअप करने में कहीं ना कहीं 1.5 लाख का खर्चा है। मशीनिंग पर मशीन वगैरह को, मशीन को चलाने बनाने में 7.5 लाख का खर्चा हुआ, मतलब सेटअप वगैरह करने में 1.5 लाख का। बाकी जो मशीन को रन करने में डेप्रीशिएशन वगैरह है, ये सब डेप्रीशिएशन है, कुछ ऑयल वगैरह डीजल वगैरह जो लगा है वो टोटल 7.5 लाख रुपए लगा है, कोई दिक्कत नहीं। तो टोटल मशीनिंग ओवरहेड कितने हो गए? 9 लाख रुपए के टोटल, मतलब 1.5 लाख का सेटअप कॉस्ट आया और बाकी 7.5 लाख रुपए की मशीन पे कॉस्ट आई है, कोई दिक्कत नहीं। असेंबली डिपार्टमेंट में, असेंबली में 3.60 लाख का खर्चा है।
इंस्पेक्शन में 90,000 का खर्चा है। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 4.5 लाख रुपए का। और अगर मैं टोटल ओवरहेड बोलूं तो 13.5 लाख के दोनों को मिला के मशीनरी एंड असेंबली में टोटल ओवरहेड कितने हो गए? 2। तो टोटल 4 खर्चे दिए आपको। कितने खर्चे दिए? 4। मशीन का सेटअप, मशीन का मशीनिंग कॉस्ट और असेंबली का असेंबली और इंस्पेक्शन। क्लियर है? ओके। कह रहा है रिक्वायर्ड, आपको क्या रिक्वायर्ड है? कह रहा है डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर रेट। कॉस्ट ड्राइवर रेट मतलब कॉस्ट पर एक्टिविटी कितना होगा? कॉस्ट पर एक्टिविटी ऑफ द फॉर ईच एक्टिविटी कॉस्ट पूल। ठीक। अब फिर कह रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मेथड को यूज करो और यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट दैट इज पर यूनिट निकालो। कोई दिक्कत नहीं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे आंसर नंबर कौन सा? ये आंसर नंबर 3 है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। देखो सबसे पहले हम लोग बनाने वाले हैं स्टेटमेंट शोइंग। सर एग्जाम में आएगा तो क्या हमें पूरा करना पड़ेगा? नहीं, वो आपसे सब सिंपल कॉस्ट ड्राइवर पूल वगैरह पूछ लेगा कि आप कॉस्ट पर एक्टिविटी वगैरह बता दो, नॉर्मल क्वेश्चन कहेगा। शोइंग कॉस्ट ड्राइवर पूल। हाँ जी, देखो जल्दी से कैसे बनाना है। इधर देखो, एक बार बनाना आ जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे ओवरहेड एक्सपेंस, ओवरहेड ऐसे लिखता हूं, नेचर ऑफ ओवरहेड, नेचर ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट ड्राइवर, कॉस्ट ड्राइवर। ड्राइवर बोले तो बेटा, कॉस्ट ड्राइवर बोले तो आप बोलोगे ये है बेसिस, कि आप किस बेसिस पे कॉस्ट को एलोकेट करोगे। कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, कॉस्ट ड्राइवर वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज वॉल्यूम मतलब कितनी नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटी में ये चीजें हुई है। क्लियर है? और फिर निकालोगे कॉस्ट पर एक्टिविटी, कॉस्ट पर एक्टिविटी या कॉस्ट पर ड्राइवर, ठीक है, कॉस्ट पर ड्राइवर। हाँ जी, तो टोटल खर्चे कितने हुए? 4। टोटल कितने हुए? 4। अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला हुआ है सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, फिर हुआ है मशीनिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट, उसके बाद असेंबली एंड देन इंस्पेक्शन, देन इंस्पेक्शन। कितना कितना खर्चा हुआ है अगर मैं बात करूं तो सर खर्चा जो हुआ है 1.5 लाख का सेटअप पे आया है, 7.5 लाख रुपए का कहीं ना कहीं मशीनिंग पे आया हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो 3,60,000 का असेंबली पे आया है, 90,000 का इंस्पेक्शन पे आया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब किस बेसिस पे डिवाइड करना है ये आपको चाहिए और बड़े आराम से मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप बताओ सेटअप कॉस्ट ये आपको दिए हैं कॉस्ट ड्राइवर, अब इनमें से चूज करना है कि आपको बेस्ट क्या है। तो भैया सेटअप के लिए क्या यूज करोगे? नंबर ऑफ सेटअप, यहाँ पे लिखो क्या यूज करेंगे? नंबर ऑफ सेटअप, ठीक है। आप बताओ मशीनिंग के लिए क्या यूज करोगे? मशीन आवर यूज करोगे। भाई मशीनिंग, मशीन कितने दिन चली है उसके लिए क्या करोगे? मशीन आवर्स यूज करोगे। असेंबली, असेंबली और इंस्पेक्शन। असेंबली मतलब कौन करेगा? लेबर करेगी ना असेंबली, चीजों को असेंबल कौन करेगी? लेबर करेगी। इकट्ठा पार्ट को मिलाएगी, असेंबल कौन करेगी? लेबर करेगी। तो ये डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर आवर से। और इंस्पेक्शन करेगा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से। अब आपको ये टोटल चाहिए, टोटल। तो टोटल के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टोटल सेटअप कितना हुआ है? टोटल सेटअप जो हुआ है ये हुआ है 250, ये हुआ है 6,000 और ये हुआ है 45,000, 45,000 और ये हुआ है 1,000, ये हुआ है 1,000। तो बेटा निकालो कितना कितना आएगा। आप बोलोगे सर करते हैं अभी, देखो जल्दी से। 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 250, तो ये आ गया 600 पर सेटअप, 600 पर सेटअप। अगला बोलो 7,50,000, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 6,000 मशीन आवर, तो 120 रुपीज पर मशीन आवर, पर मशीन आवर, ठीक है। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000, तो ये आ गया ₹8 पर लेबर आवर्स, ठीक है। और ये आ गया 900 पर इंस्पेक्शन, 900 पर इंस्पेक्शन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये बन गया कॉस्ट ड्राइवर। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप कॉस्ट ड्राइवर पूल निकालो। अब सेकंड बनाना है आपको, निकालना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। अब आपको कॉस्ट ढूंढनी है प्रोडक्ट की, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ढूंढनी है। तो प्रोडक्ट कितने? ए बी सी, 3 प्रोडक्ट है। सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट देखते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट में 2 चीजें, एक तो है डायरेक्ट मटेरियल,
और एक है डायरेक्ट लेबर। अब डायरेक्ट मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो बेटा अपने को पता है डायरेक्ट मटेरियल 40 रुपए पर यूनिट है और टोटल बनाए हैं 25,000, तो मैं बोलूंगा 40 रुपए दैट इज 40 इंटू 25,000, 40 इंटू 25,000 डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अगर मैं बोलूं तो 30 इंटू, या ऐसे करते हैं, एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करते, वैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, आप बोलो 40, पहले पर यूनिट ले लेते हैं, पर यूनिट ले लेते हैं, तो 40, 30 और क्या हो जाएगा यहाँ पे 55, 40, 30 और बी का क्या, सी का क्या है 55। ऐसे डायरेक्ट मटेरियल के बाद क्या है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट लिखते हैं, पर यूनिट, तो पर यूनिट कितना है पर रुपीज में पर यूनिट है 15 रुपए, ठीक है, इसका कितना है 15 और इसका भी कितना है 15। तो अगर मैं बोलूँ तो वेरिएबल कॉस्ट दैट इज प्राइम कॉस्ट, ठीक है, प्राइम कॉस्ट अगर मैं बोलूँ तो प्राइम कॉस्ट कितनी है पर यूनिट आ गई है 55, ये आ गई है ये आ गई है 45 और ये आ गई है 60, 70, ये आ गई है 70, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ टोटल, टोटल प्राइम कॉस्ट, तो आप बोलोगे 55 रुपीज एक यूनिट पे है और एक के टोटल यूनिट बनाए हैं 25,000, तो 25,000 पे कितनी क्लियर आ जाएगी। ऐसे ही 45 अगर एक यूनिट पे है तो एक यूनिट मल्टीप्लाई बाय बनाए कितने 15,000, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बोलोगे 70 रुपए अगर एक यूनिट पे है और बनाए हैं 5,000, तो कितनी होगी 7 5 35, 3,50,000, ये तो 3,50,000 आ गई। 45 इंटू 50 ये करना पड़ेगा, 45 इंटू 15,000, 6,75,000, 6,75,000, ठीक है। अगला बोलो 55 इंटू 25,000, तो ये आ गया 13,75,000, 13,75,000। अभी तक मैंने कुछ भी इनडायरेक्ट कॉस्ट का नहीं किया। अब आप करोगे इसमें ऐड प्लस, प्लस ओवरहेड, प्लस ओवरहेड, ओवरहेड ऐड करोगे तो ओवरहेड पे आपके सबसे पहले दिए सेटअप कॉस्ट, ठीक है, फिर आपको दिए क्या सेटअप के बाद मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट इसको डिवाइड करोगे, फिर आपको दिया है कहीं ना कहीं असेंबली कॉस्ट और फिर आपको लास्ट में दी गई है दैट इज इंस्पेक्शन कॉस्ट। अब कुछ नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, अब आपको पता है, ठीक है, हाँ जी, आपको पता है सेटअप, बताओ एक सेटअप पे कॉस्ट कितनी है 600 रुपए, तो मैं बोलूंगा 600 रुपए पर सेटअप आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय ए में कितने सेटअप किए गए, तो ए में कितने सेटअप किए गए वो यहां से पता चलेगा। ए में जो सेटअप हुए हैं वो है 125, तो एक आ जाएगा, ठीक है, एक आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ ऐसे, हाँ जी, ठीक है, ये एक आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही 600 रुपए पर सेटअप है मल्टीप्लाई बाय ये आ जाएगा 75, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और 600 रुपए मल्टीप्लाई बाय 50, 50 सेटअप ये यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही मशीनिंग कॉस्ट, मशीनिंग कॉस्ट बताओ कितनी है 125 पर मशीन आवर है, 125 पर मशीन आवर है, और ए में कितने मशीन आवर यूज हुए 2500, तो 2500 से मल्टीप्लाई करोगे ए का मशीन आवर आ गया। 125 मल्टीप्लाई बाय बी के मशीन आवर कितने 1500, 1500 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी का आ गया, ठीक है, और 125 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 2000, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो सी का आ जाएगा। ऐसे ही सारा करोगे, दोनों को ऐड करोगे ए और यहाँ पे बी, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा, टोटल ए प्लस बी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी ए प्लस बी, और टोटल को डिवाइड कर दोगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, टोटल को डिवाइड कर दोगे यूनिट प्रोड्यूस्ड, तो आपका आ जाएगा यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट कॉस्ट पर यूनिट, जो आपसे क्वेश्चन ने मांगा था, जो आपसे क्वेश्चन में मांगा था। बोलो जल्दी से, बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, क्लियर है। यही है बेटा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिससे आप डरते रहते थे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट मैंने समझा दिया। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में कुछ नहीं है, हम अपने ओवरहेड्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटीज को बोल देते हैं कॉस्ट ड्राइवर, मतलब बेसिस क्या लिया है हमने, ठीक है। और बेसिस के बाद अगर मैं बात करूं तो बेसिस के बाद बेटा कहीं ना कहीं उनको हम डिवाइड करते हैं और काम करते हैं, ठीक है। क्या चल सकते हैं आगे? तो हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिया, पहला हमने कर लिया क्या, जल्दी बोलो, पहला की फैक्टर और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तीसरे टॉपिक की तरफ जल्दी से।
तीसरा टॉपिक हमने क्या बात करी है, हमने कहा है मेक और बाय डिसीजन। अब छोटे छोटे टॉपिक है। थर्ड इज मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, ठीक है, मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन। अब मेक और बाय डिसीजन क्या है बेटा, कई बार क्वेश्चन में होता है, देखो जैसे मैंने कहा मैं अपना प्रोडक्ट बनाता हूँ, एक फिनिश गुड बनाता हूँ, जो फिनिश गुड है ए, फिनिश गुड है मेरा ए, ठीक है, फिनिश गुड बनाता हूँ। इस फिनिश गुड को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है, मेरा रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, रॉ मटेरियल है ए, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड है जेड, ठीक है, जेड नाम का है। अब ये रॉ मटेरियल दोनों है, ये मैन्युफैक्चर भी कर सकता हूं मैं, बना भी सकता हूं, और मार्केट में भी ये अवेलेबल है, खरीद भी सकता हूं, मैन्युफैक्चर भी कर सकता हूं और बना भी सकता हूं। तो मतलब मैन्युफैक्चर भी कर सकता हूं और बाय भी कर सकता हूं। नाउ माय मतलब अब आई हैव टू टेक डिसीजन कि भैया मैं मैन्युफैक्चर करूं या इसे बाय करूं। तो क्वेश्चन इज कि कैसे डिसीजन लेंगे। हम कहते हैं कि भैया मैन्युफैक्चरिंग करने में दो कॉस्ट आएंगे, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट, क्लियर है। इसको बनाने में दो खर्चे होते हैं, एक तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है ना बेटा, वो बनाऊं या ना बनाऊं, होना ही है। मतलब फिक्स कॉस्ट का मेरे बनाने से कोई लेना देना नहीं है, मेरे प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वो तो इनकर होगी। तो मेरे लिए डिसीजन, मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट कौन सी हो गई, मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट हो गई वेरिएबल कॉस्ट, मेरे लिए रेलिवेंट कॉस्ट हो गई वेरिएबल कॉस्ट। कि अगर मैं इसे मैन्युफैक्चर नहीं करता हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चर नहीं करता हूं, तो मेरी सेव क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट, सेव क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट, क्लियर है। तो डिसीजन लेने के लिए मैं किससे कंपेयर करूंगा, मैं कहूंगा वेरिएबल कॉस्ट और परचेज प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट और परचेज प्राइस दोनों को सामने रखेंगे। अगर वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, अगर परचेज प्राइस कम है, वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, तो हम बोलेंगे बाय कर लो। क्या कर लो, बाय कर लो। मतलब सस्ते में सामान, भैया मेरे को 10 रुपए का वेरिएबल पड़ रहा है, 10 रुपए पर यूनिट, और मेरे को जो परचेज, मेरे को जो खरीद के पड़ रहा है वो सिर्फ 9 रुपए पर यूनिट में पड़ रहा है, क्लियर है। तो बेटर है कि खरीद लो, बना क्यों रहे हो भैया, 10 रुपए जेब से क्यों खर्च कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहता हूं मेरी वेरिएबल कॉस्ट कम है और परचेज कॉस्ट ज्यादा है, मतलब मेरे को बनाने में कहीं ना कहीं 10 रुपए आ रहा है, लेकिन परचेज में मिल रहा है 12, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे दैट इज बेटर टू मेक, बेटर टू मेक, कि हम इसे बनाएं, वो ज्यादा बेटर है, क्लियर है। तो सिंपल सा डिसीजन है, आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें दी होंगी कि भैया एक प्रोडक्ट बनाने में मेरी वेरिएबल कॉस्ट इतनी हो रही है, फिक्स कॉस्ट इतनी आ रही है। आप फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करोगे, आप सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे और उसे परचेज प्राइस के साथ कंपेयर करोगे। अगर आपको बेटर लगता है कि भैया वेरिएबल कॉस्ट कम है, तो भैया मैन्युफैक्चर करो। अगर लगता है नहीं वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है, देन कंपेरिजन टू परचेज कॉस्ट, देन गो फॉर परचेज, दैट इज गो फॉर बाय। कोई दिक्कत है, छोटा सा डिसीजन, क्लियर है, यस सर। अगला अगर पॉइंट लो तो इसमें तीसरे के बाद चौथा अगर डिसीजन लो, तो चौथा डिसीजन है बेटा इसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, ठीक है। इसे हम दूसरे नाम से भी बोल देते हैं मिनिमम प्राइस। क्या बोल देते हैं, मिनिमम प्राइस टू बी कोट करना है हमें। मतलब मिनिमम प्राइस क्या होगा, ऑफर को एक्सेप्ट करने का। पहला तो क्या, एक्सेप्ट करें भी या ना करें, इसी में दूसरा टॉपिक भी होता है कि भैया ऑफर आया, उस ऑफर का मिनिमम प्राइस किसका सेट करें। तो यहां पर बेटा मेरे सामने दो सिचुएशन आ जाती है। कितनी सिचुएशन आ जाती है, दो। अगर आपके पास आइडियल कैपेसिटी अवेलेबल है, आइडियल कैपेसिटी अवेलेबल है, आइडियल कैपेसिटी अवेलेबल, मतलब कंपनी आइडियल बैठा हुआ है, कंपनी कहीं ना कहीं बिजनेस में आइडियल कैपेसिटी है, लोग लेबर खाली बैठी हुई है, काम करने के लिए स्पेस है। मैंने कहा मेरी नॉर्मल कैपेसिटी बनाने की है 1 लाख यूनिट। नॉर्मल कैपेसिटी कितने बनाने की है, कि मैं साल में 1 लाख यूनिट बना के बेच सकता हूं। नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट बना के बेच सकता हूं। जबकि मैं एक्चुअली यूज कितना कर रहा हूं, एक्चुअल कैपेसिटी जो यूज कर रहा हूं वो कर रहा हूं 80,000 यूनिट। बना कितना रहा हूं, 80,000, मतलब 80% अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज कर रहा हूं, 80%। इसका मतलब 20% क्या है, मेरे पे आइडियल है। 20,000 यूनिट बनाने तक मैं क्या हूं, आइडियल बैठा हुआ हूं कि 20,000 यूनिट तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, एक्चुअल कैपेसिटी पूरी फुल्ली यूटिलाइज हो रही है, नो आइडियल कैपेसिटी, मैंने कहा कोई आइडियल कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, नो आइडियल कैपेसिटी अवेलेबल, मैं पूरी तरीके से बिजी हूं, मेरे पास कोई खाली टाइम अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। तो दोनों केस में पहले आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपके पास अवेलेबल है तो देखो आपको क्या करना है, आपके पास सिंपल जाते हैं,
आपके पास कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट तो दैट इज आप क्या करोगे अगर खाली बैठे हो तो नया प्रोडक्ट अगर बनाओगे, कोई नया प्रोडक्ट बनाओगे तो नए प्रोडक्ट को बनाने में आपको एक्स्ट्रा खर्चा क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। एक्स्ट्रा खर्चा क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट एक्स्ट्रा होगी, नहीं। आपके पास खाली पड़ा है, स्पेस पड़ा है, जगह पड़ी है, सब पड़ा है, तो आपको दोबारा से जगह लेने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए फिक्स कॉस्ट रेलिवेंट नहीं है। आप सिर्फ क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करोगे, किससे, प्रोडक्ट से। चार्ज टू द कस्टमर, चार्ज टू द कस्टमर। आप ऑफर एक्सेप्ट कर लोगे कि अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट या उससे ज्यादा पैसा चार्ज हो रहा है, उससे ज्यादा मतलब कहीं ना कहीं वेरिएबल कॉस्ट या उससे ज्यादा अगर आपको सामने वाला ऑफर दे रहा है, आप एक्सेप्ट कर लोगे। वेरिएबल कॉस्ट से नीचे प्रोडक्ट एक्सेप्ट नहीं करोगे, नहीं करोगे। अच्छा, लेकिन अगर आपके पास कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है, फिर क्या करोगे, फिर आप करोगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है आपका वो बनाने में, प्लस प्लस जो आप अगर अपना कहीं ना कहीं देखो ना, आप खाली नहीं बैठे हो, तो आपको कुछ प्रोडक्ट बनाना छोड़ना पड़ेगा, कुछ प्रोडक्ट बना के मतलब जो आप बना रहे थे उसको अब बनाना बंद करना पड़ेगा। तो बंद करने से उस प्रोडक्ट पे प्रॉफिट जो कमा रहे हो वो लॉस होगा, उस प्रॉफिट जो कमा रहे हो वो लॉस होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे भैया कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं तो देखो ऐसे बोलेंगे, अगर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं है तो जितनी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि भैया ये हम कहीं ना कहीं लूज करने वाले हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। कहने का मतलब है जो मैं प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ उसकी सेल प्राइस, उसको जितने में बेच सकता था एटलीस्ट उतना मैं इस प्रोडक्ट से भी डिमांड करूंगा। क्लियर, जो मैं नहीं बनाऊंगा आप उसको जितने पे मैं बेच सकता था एटलीस्ट उतना तो मैं डिमांड करूंगा, उतना तो मैं डिमांड करूंगा। क्लियर, इसे हम ऐसे भी बोलते हैं, अगर इसे मैं और अच्छे से बोलूं तो हम इसे बोलेंगे कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बनाने में लग रहा है वो लिखेंगे, प्लस फिक्स कॉस्ट जो लग रही थी वो लिखेंगे, और प्लस जो प्रॉफिट हमने सोचा है कि भैया इतना प्रॉफिट जो हम पहले कमा रहे थे वो ये कमाएंगे, तो हमारी ये आएगी मिनिमम प्राइस कि हम इतना चार्ज करेंगे, इतना चार्ज करेंगे, दैट इज ये चार्ज हम करेंगे। क्लियर है। जैसे इस पे मैं एक एग्जांपल दूं, इस पे मैं एक एग्जांपल दूं, लिखना मेरे साथ, ठीक है, क्योंकि ये एग्जांपल से ज्यादा बात समझ आएगी। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड प्रोडक्ट ए, डिटेल्स आर एज फॉलो। ए यूनिट प्रोड्यूस करें हमने 10,000 रॉ डायरेक्ट मटेरियल है 30,000 का, डायरेक्ट लेबर है 40,000 की, वेरिएबल ओवरहेड है 15,000 का, फिक्स ओवरहेड है 25,000 का। टोटल कितना हो गया, 40 1,10,000, ये आ गई टोटल कॉस्ट, प्लस प्रॉफिट कमाया 15,000, और इसको हमने बेच दिए हैं 1,35,000 में सेल, 1,35,000 में सेल। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कंपनी रिसीव्ड एन ऑफर टू सेल प्रोडक्ट बी to overseas company. Total quantity required
2000 unit of B, units of B. Calculate ये बी नहीं लिखना, बी मत लिखना, ए लिखना, ठीक है, ए। मतलब हम इसी की बात करें तो ए के उसने 2000 और मांगे, ठीक है। कैलकुलेट मिनिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस टू बी कोटेड फॉर दिस ऑफर, ऑफर if case first company has ideal capacity, कंपनी के पास खाली पड़ा हुआ है कैपेसिटी, या केस टू कंपनी has no ideal capacity, ठीक है। अगर कंपनी के पास आइडियल कैपेसिटी है तो कैसे काम करेगी, और कंपनी के पास अगर आइडियल कैपेसिटी नहीं है तो कैसे काम करेगी। तो बेटा ध्यान से सुनना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा पॉइंट है। सोल्यूशन अगर मैं करूं तो दोनों केस ले लेंगे एक साथ ही। अगर केस नंबर फर्स्ट है, केस नंबर फर्स्ट है तो कैसे काम करेंगे, और केस नंबर 2 है तो कैसे काम करेंगे। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे बोलूं प्रोडक्ट ए की कहानी, प्रोडक्ट ए की अगर बारे में बताऊं तो प्रोडक्ट ए का वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आप निकाल सकते हो। आप बोलोगे सर वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट दैट इज वेरिएबल ओवरहेड। ये तीनों ही डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वेरिएबल ही होती हैं, और वेरिएबल ओवरहेड। तो ये है वेरिएबल कॉस्ट, ये क्या है वेरिएबल कॉस्ट, और ये क्या है बेटा इसका फिक्स कॉस्ट, ये क्या है इसकी फिक्स कॉस्ट। बताओ वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी है, कितनी होगी 4 3 7 और दैट 85,000, कितनी होगी 85,000, और ये कितनी होगी 25,000। और एक यूनिट कितने, टोटल यूनिट कितने बना रहे हैं 10,000, टोटल यूनिट कितना बना रहे हैं 10,000। तो क्या मैं कह सकता हूं कि अगर 85,000 रुपीज टोटल वेरिएबल कॉस्ट है और एक यूनिट 10,000 बना रहे हैं, तो एक यूनिट पे कितनी होगी 10,000, दैट इज एक यूनिट पे हो जाएगी 8 रुपए 50 पैसा, 8 रुपए 50 पैसा पर यूनिट। क्लियर है। अगर कंपनी के पास कैपेसिटी हैज आइडियल कैपेसिटी, तो कंपनी नहीं चाहती ज्यादा, कहती भैया फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी रिकवर हो रही है, फिक्स कॉस्ट तो रिकवर हो रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो सिर्फ क्या चाहेगी, वो कहेगी भाई साहब हमें आप कितना दे दो, 8 रुपए 50 पैसे मल्टीप्लाई बाय 2 रुपए, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट दे दो। एटलीस्ट मिनिमम प्राइस में इतना तो चाहिए ही चाहिए। बताओ कितना आएगा 8 रुपीज 50 पैसे वेरिएबल कॉस्ट चार्ज करेगी, दैट इज 8.50 मल्टीप्लाई बाय 2000, कहेगी 17,000 रुपए 8 मिनिमम दे दो। मिनिमम, ये मिनिमम बोला है बेटा, मिनिमम। बच्चा कहता है इतना ही क्यों मांगेंगे, हम खाली है तो भी ऑफर आया तो कुछ तो कमाना मांगेंगे, हम कह रहे मिनिमम। जब मेरे दिमाग में रहेगा कि कम से कम इससे नीचे तो नहीं जाना है, इससे ऊपर ही डील करके आएंगे, ठीक है। अगर कंपनी के पास कैपेसिटी नहीं है, हैज नो कैपेसिटी, हैज नो आइडियल कैपेसिटी, तो कंपनी फिर क्या कहेगी, कहेगी भैया अगर मैं खाली नहीं बैठी तो मुझे पूरा का पूरा लॉस करना पड़ेगा इस प्रोडक्ट को बनाने का। 10,000 यूनिट ए के बनने, अगर मैं 2,000 नहीं बना, मतलब अगर मैं 2,000 एक्सपोर्ट करूंगा या ओवरसीज कंपनी को दूंगा, तो मैं यहाँ नॉर्मल मार्केट में नहीं बेच पाऊंगा। तो सीधी सी बात है, मेरे को कितने का नुकसान होने वाला है। फिर वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, 1,35,000 रुपए का सेल वैल्यू है, दैट इज सेल वैल्यू। फिर क्या बोलेंगे सेल वैल्यू 1,35,000। अगर 10,000 रुपए पे 10,000 यूनिट पे कमा रहे हैं, तो एक यूनिट पे कितना कमा रहे होंगे 13 रुपए 50 पैसे एक यूनिट पे। और यही 2,000 यूनिट आपको बेचूंगा, तो मुझे आपसे यही चाहिए 2,000 रुपए पे 13 रुपए 50 पैसे। बताओ कितना आ जाएगा 13 रुपए 50 पैसे इंटू 2,000, दैट इज आ जाएगा 27,000 रुपए। ये मेरा यहाँ पे मिनिमम प्राइस, ये यहाँ पे मिनिमम प्राइस। बस इतनी सी बात समझ आ गई। क्लियर है कि अगर मैं आइडियल कैपेसिटी में होऊंगा तो बेटा वेरिएबल कॉस्ट को काम कर लेंगे, अगर आइडियल कैपेसिटी नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे सेलिंग प्राइस, फिर क्या होंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। तो पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया, की फैक्टर एबीसी हो गया, मेक और बाय हो गया, और दूसरा हो गया ये हमने लास्ट अभी चौथा ऑप्शन कर लिया, क्या था ये हमारा acceptance of offer। the last topic is कि अगर मैं बात करूं तो लास्ट टॉपिक जो है वो है शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट, ठीक है। इसमें छोटा सा पॉइंट है शटडाउन। बेटा ध्यान सुनना, शटडाउन का मतलब क्या है कि कंपनी ना शटडाउन, वो भी परमानेंट नहीं टेम्परेरी, वो भी क्या है टेम्परेरी पर्पस के लिए बात कर रहा हूं मैं। टेम्परेरी मतलब क्या भैया, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें मैं चाहता हूं कि भैया कंपनी को या बिजनेस को कुछ दिन के लिए बंद रखा जाए, कुछ दिन के लिए बंद रखा जाए। अब जैसे मैंने कहा मैं मार्च में बिजनेस कर रहा था,
लॉकडाउन लग गया, अप्रैल तक मैंने टाइम वेट करा, लेकिन मुझे अब लग रहा है अब ये लंबा जाएगा, तो मैं चाहता हूं जब तक ओपन नहीं होता तब तक शट डाउन कर देते हैं। तब तक क्या कर देते हैं, तब तक के लिए परमानेंट बंद नहीं कर रहे, टेम्परेरी पर्पस के लिए इसे शट डाउन करते हैं। अब शट डाउन करने के लिए बेटा आपको ऐसे नहीं कि आपने उठाया और मन उठा के बंद कर दिया, आपको कुछ देखना पड़ेगा। शट डाउन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई दो चीजें हैं आपके सामने, दो चीजें आ जाएंगी। आप बोलोगे अगर मैं बिजनेस बंद करूंगा तो मुझे बंद करने में कुछ खर्चे होंगे, शट डाउन करने में जो खर्चे आएंगे उन्हें बोलेंगे शट डाउन कॉस्ट। क्या बोलेंगे, शट डाउन कॉस्ट। अगर बंद करूंगा तो बंद करने में खर्चे आएंगे। क्या क्या खर्चे आ सकते हैं बेटा, तीन तरीके के खर्चे आ सकते हैं। क्या क्या खर्चे होंगे, सबसे पहले बिजनेस को एक्चुअली में शट डाउन करने के लिए मुझे कुछ कॉस्ट करनी पड़ेगी, एक्चुअली शट डाउन करने के लिए मुझे कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, एक्चुअली शट डाउन कॉस्ट इनकर, ठीक है, इनकरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं उसको मैनेज करने के लिए अगर मैं बात करूं तो देखो आपके बुक्स में बेटर तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। मतलब सिंपल बोलूं कि भैया बंद करने में खर्चा आ गया, अब बंद करके भी रखा हुआ है, देखो ना बेटा, मैंने कहा बंद करके भी रखा हुआ है। अब मैंने सपोज अपने मैंने कहा एकेडमी को बंद कर देते हैं, तो बंद करने में भैया मुझे इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अपने कस्टमर को बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा कि हमने टेम्परेरी पर्पस के लिए बंद कर दिया है। मशीनें जो ऐसी पड़ी थी उनको कहीं ना कहीं असेंबल करना पड़ेगा, स्टोर रखना पड़ेगा, ठीक है, स्टोर वगैरह में कहीं करना पड़ेगा, कवर करके रखना पड़ेगा, शेल्टर्स बनाने पड़ेंगे ताकि मेरा रॉ मटेरियल खराब ना हो, मेरी मशीन खराब ना हो। तो कई चीजें मुझे बंद करने में खर्चा आएगा। अब बंद करने के बाद भी मशीन घर लाके थोड़ी ना रख सकता हूँ, गोडाउन का रेंट जाता रहेगा, ठीक है। एक सिक्योरिटी गार्ड रखना पड़ेगा ताकि वो देख रेख करता रहे, चोरी वगैरह ना हो। कैमरे के खर्च, कैमरा वगैरह पूरे कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। थोड़े कुछ दिनों में विजिटिंग करता रहूंगा बीच बीच में कि कमा सामान खराब तो नहीं हो रहा है, सब चीजें हो रही है नहीं हो रही है। दैट इज वो कहीं ना कहीं शटडाउन पीरियड के ड्यूरिंग द शटडाउन पीरियड खर्चा हो रहा है। और जब मैं रीओपन करूंगा तो मैं कहूंगा दूसरा क्या है, एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग शटडाउन पीरियड, ड्यूरिंग जब मेरा बिजनेस बंद पड़ा हुआ है, ड्यूरिंग शटडाउन पीरियड तब है, ठीक है, शटडाउन पीरियड। और फिर मैं कहूंगा जब मैं स्टार्ट करूंगा तो रीओपनिंग एक्सपेंसेस होंगे, फिर दोबारा से मुझे नए बोर्ड लगाने पड़ेंगे, फिर दोबारा से मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से बेटा जो लेबर छोड़ छोड़ के चली गई है उसको वापस रीजॉइन कराना पड़ेगा या नई लेबर ढूंढनी पड़ेगी, फिर नई लेबर आएगी तो उनको नई ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, सब कुछ रीओपनिंग में खर्चा करना पड़ेगा। यही चीजें यहाँ पे लिखी है, देखो कह रहा है पहला, कॉस्ट इनकर्ड ऑन सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन, बिजनेस को बंद करने में कुछ खर्चा होगा। कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द कंटिन्यूड शटडाउन, जो शटडाउन चल रहा है उसके बीच में मेरा कॉस्ट इनकर्ड। और कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द रिज्यूमिंग ऑपरेशन या आफ्टर रीओपनिंग, मेरा स्टार्ट करने के बाद कहीं ना कहीं रिज्यूमिंग ऑपरेशन में खर्चे आ रहे हैं। एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं कि भैया कस्टमर को बताना है, शेल्टर्स बनाने हैं, प्रोटेक्शन करना है प्लांट एंड मशीनरी का, रॉ मटेरियल को संभाल के रखना है, कुछ इंप्लॉइज को छोड़ के मतलब बाय बाय करना पड़ेगा कि भैया हम धंधा पानी बंद कर रहे हैं तो आप चाहिए, ले ऑफ वगैरह उन्हें देना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द शटडाउन क्या होगा, केयर एंड कस्टडी रखनी पड़ेगी प्लांट एंड मशीनरी को, सिक्योरिटी मेजर लेने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह रखने पड़ेंगे। जब रिज्यूम करूंगा तो नई ट्रेनिंग, नए वर्कर्स को रखूंगा, उनको ट्रेनिंग दूंगा, फिर से कहीं ना कहीं मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह को रीस्टैब्लिश करूंगा, कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट करूंगा। तो ये शटडाउन खर्चे होंगे, क्लियर, ये शटडाउन खर्चे होंगे। अगर मैं बंद नहीं करता, अगर मैं बंद नहीं करता तो फिर मेरे जो खर्चे हो रहे होंगे उन्हें बोलते हैं रनिंग कॉस्ट। क्या बोलते हैं, रनिंग कॉस्ट। कि अगर मैं बिजनेस को रन करता हूं तो मेरा बिजनेस चलने में खर्चा होता रहेगा, मेरे एम्प्लॉय को मुझे सैलरी बिठा के देनी पड़ेगी, मेरे को रेंट देना पड़ेगा बिठा के, मेरे को लाइट का खर्चा देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे खर्चे हैं जो कहीं ना कहीं मुझे करने पड़ेंगे। अब मैं क्या करता हूं, मैं बंद करूं या ना करूं, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा, डिसीजन लिया जाएगा हम इन सबको ऐड करेंगे। ये हमारी टोटल शटडाउन कॉस्ट आ गई, टोटल शटडाउन कॉस्ट आ गई, इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल शटडाउन कॉस्ट आ गई। इस कॉस्ट को कंपेयर करूंगा इसके साथ, इसको क्या करूंगा मैं, कंपेयर करूंगा इसके साथ। और कंपेयर करके अगर मेरे को लगा, अगर मेरे को क्या लगा, क्या लगा मेरे को लगा पहला पॉइंट कि जो शटडाउन कॉस्ट है, शटडाउन कॉस्ट है बंद करने में ज्यादा खर्चा आएगा इन कंपैरिजन टू बिजनेस चलाने में, इन कंपैरिजन टू बिजनेस चलाने में। तो बताओ मैं शटडाउन करूं या ना करूं, मैं कहूंगा भैया हम कोई शटडाउन नहीं करने वाले, नॉट शट द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस को हम बंद करने वाले नहीं है, क्लियर है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि बेटा शटडाउन कॉस्ट कम है, रनिंग कॉस्ट ज्यादा है, भैया चलाने में ज्यादा खर्चा आएगा कंपैरिजन टू शटडाउन, तो फिर मैं क्या करूंगा भैया, बंद करो शटडाउन,
दैट इज शट डाउन, बंद करो शट डाउन। यही मेरा यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसमें अभी एक पॉइंट और है, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ का मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन, इस पे से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम नेक्स्ट क्लास जो लेक्चर लूंगा वो कॉस्ट शीट का लूंगा मैं। कॉस्ट शीट में मैं कॉस्ट पूरी डिस्कस करूंगा और वहीं पे बात करूंगा कि कॉस्ट शीट मार्जिनल कॉस्टिंग पे कैसे बनाई जाती है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों में डिफरेंस क्या है, और वहां पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे इस टॉपिक को, और नेक्स्ट क्लास में जब मैं करूंगा तो कॉस्ट शीट पे डिस्कस करूंगा, कॉस्ट शीट की थ्योरी भी डिस्कस करूंगा, साथ साथ कॉस्ट शीट का कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच का डिफरेंस भी साथ में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमने 4 टॉपिक मेनली पढ़े हैं। आपको जो भी इसमें से प्रॉब्लम होगी आप मुझसे पूछ लोगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये जिन पे मैं लिख रहा हूँ ये नोट्स चाहिए, तो आप मुझसे मांग लेना, मैं आपको नोट्स भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। होप सो आप लोगों को रिवीजन अच्छे से हो रहा होगा और आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, बाय।